हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गन की सीरीज़ पढ़ा रही हूँ और सीरीज़ में आपको शुरुआत से लेके मैंने कई और पार्ट्स बताए। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट 5B। इससे पहले मैं आपको पार्ट 5A पढ़ा चुकी हूँ और पूरा मैंने आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया कि वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या फंक्शंस होते हैं, कितने जजेस होते हैं। वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में 5B पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप पार्ट 5B पहले देख रहे हो, पार्ट 5A आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल, पहले पार्ट 5A देखिए, तब पार्ट 5B देखिएगा, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा, जब आप इससे पहले की सारी चीज़ें जान चुके होंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि नॉलेज की बहुत सारी नॉलेज आपको आसान शब्दों में मिलती रहे। और जैसा कि आप जानते हैं मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ा रही हूँ, तो आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप देख रहे हैं पार्ट 5B। पार्ट 5A पहले पढ़ाया जा चुका है। तो जब ऑर्गन्स पढ़ाए मैंने तब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इतना बड़ा टॉपिक था कि इसको एक टॉपिक में बता पाना मुश्किल है, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट्स में बांटा। अब थोड़ा सा ज़रा सा पीछे का रिवीजन और फिर मैं आगे बढ़ूँगी। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए मुझे एक शब्द बोलना होता तो क्या बोलती? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोर्ट्स। आपको विश्व के न्यायालय में स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोर्ट्स। आपका इस संसार में, जो विश्व में जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहाँ पर लोगों को न्याय मिलता है, स्टेट्स को न्याय मिलता है और सारे के सारे लोग यहाँ पर जो न्याय मिलता है उस न्याय पर पूरी तरीके से अपना बिलीव व्यक्त करते हैं। सारे के सारे नेशंस को इस पे विश्वास है। अब एक राइटर थे, आप राइटर भी बोल सकते हैं, वो जज भी रहे हैं, न्यायमूर्ति जेजप। उन्होंने कहा था कि वास्तव में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वैसा है जैसा कि वर्ल्ड के स्टेट ने इसे बनाने के लिए तय किया। मतलब जैसा हम न्यायालय को बनाना चाहते थे वैसा ही विश्व के राज्यों ने मिलकर इसे बना दिया। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि का उसने इंटरनेशनल लॉ का विकास किया, सफलतापूर्वक काम किया और अपने जुडिडिक्शन में रहकर काम किया। और कभी भी कहीं पर भी देखा जाए तो जो भी उसने डिसीजन दिया सारे के सारे लोग सेटिस्फाइड रहे। तो एक राइटर और कह सकते हैं, एक जूरिस्ट और हैं। यहाँ पर जितने भी जजेस हैं उन्होंने अपने अपने विचारों को रखा। तो जस्टिस लॉटर पैट, उन्होंने कहा था कि द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल इज़ इन लॉन्ग रन one of the important condition of their continued successful functioning and of their jurisdiction। दीर्घकाल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास किया गया और सफलतापूर्वक कार्य के लिए जुरिडिक्शन एक इम्पॉर्टेंट शर्त है कि उसने अपने जुरिडिक्शन में रहकर काम किया। तो अब देखा जाए, हमेशा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्याय का प्रतीक रहा है, सिंबल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक और राइटर के अनुसार, रोजेन, उन्होंने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही है जिसने यूनाइटेड नेशन के किसी भी ऑर्गन से ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ को एक नई स्पीड दी है, नई गति दी है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसने संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अंग से ज़्यादा आज अंतर्राष्ट्रीय विधि में नई गतिशीलता भर दी है। ये किसने कहा है? रोजन ने। अब आपको जैसा कि मैं पढ़ा चुकी हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं, सब चीज़ बता चुकी है। अब मैं आज इसके इंपॉर्टेंट लीडिंग केस डिस्कस करने जा रही हूँ, जो केस डिस्कस किए गए हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है कर्फू चैनल केस। यहाँ पर ये केस क्यों आया, ये जो स्लाइड में मैटर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये बात मैं आपको बता दूँ कि The Curfew Channel case was the first public international law case heard before the International Court of Justice between 1947 and 1949 concerning state responsibility for damage at sea as well as the doctrine of innocent passage। देखिए, यह वाद आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। इस केस में न्यायालय ने अपना डिसीजन दिया था कि ब्रिटेन द्वारा अल्बानिया को बिना सहमति प्राप्त किए हुए
कहीं से भी कोई इंटरनल मामलों में इंटरफेरेंस करने का राइट नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सामुदायिक पेटी से होकर शांति के साथ युद्ध के जहाज़ों को भी क्या है, बिल्कुल निकलने का अधिकार है, शांतिपूर्वक निकल सकते हैं, इस केस में स्पष्ट किया गया। आपको ये भी बता दें कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1958 में स्वीकार भी किया गया था। फिर से आप सुन सकते हैं, जिनेवा कॉन्फ्रेंस ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1958 में स्वीकार भी किया गया था कि किसी देश की सामुदायिक पेटी से अन्य देश के जहाज़ों को निर्दोष मार्ग प्राप्त करने का अधिकार है। और इस रूल को जिनेवा कन्वेंशन ऑन द टेरिटरी सी 1958 में अडॉप्ट कर लिया गया। इसी रूल को आप फिर सुन सकते हैं, जिनेवा कन्वेंशन ऑन द टेरिटरी सी 1958 में अडॉप्ट कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ने कितना प्रभावित किया इस केस को। दूसरा केस मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज़ केस 1951 का है। इसमें एक राज्य में द्वारा अध्यादेश जारी करके मछली पकड़ने के क्षेत्र को निर्धारित करने के विषय में न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को स्पष्ट किया। तो न्यायालय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मछली पकड़ने का स्पेसिफिक एरिया क्या है, कौन सी किस तरीके का है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ने बिल्कुल लॉ को क्लियर किया कि मछली पकड़ने के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये एक ऑर्डिनेंस के द्वारा पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया इस केस में। आप देख रहे हैं स्लाइड जो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। थर्ड केस जो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं कि थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइलम कोलंबिया बनाम पेरू, केस का नाम है कोलंबिया वर्सेस पेरू, इसको असाइलम केस के नाम से भी लोग जानते हैं। इस वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आश्रय संबंधी विधि को स्पष्ट किया और बताया कि आश्रय क्या होता है, इसी केस में डिसाइड किया गया था। तो कौन सा केस था, इसलिए इसको असाइलम केस के नाम से भी जानते हैं, और कोलंबिया वर्सेस पेरू। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है। जो नेक्स्ट केस है जो इम्पॉर्टेंट, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेस। तो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेस को आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि इंटरनेशनल कोर्ट ने महाद्वीपीय समुद्र तल के जिनेवा अभिसमय 1958, जिनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ 1958 के आर्टिकल 6 का इंटरप्रिटेशन किया और कहा कि दो देशों के बीच में महाद्वीपीय समुद्र तल की सीमा निश्चित करने के संबंध में समान दूरी का सिद्धांत नियमों की घोषणा नहीं करता है। ये नियम उसने कहा कि जर्मनी पर बंधनकारी नहीं होगा क्योंकि उसने कन्वेंशन का रेक्टिफिकेशन ही नहीं किया। लेकिन ये वाद किसके किसके बीच में था? जर्मनी, नीदरलैंड तथा डेनमार्क के मध्य में उत्तरी समुद्र के महाद्वीपीय समुद्र तल के विभाजन से संबंधित था। तो यहाँ पर इस केस में कोर्ट ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ की धारणा को स्पष्ट किया, महाद्वीपीय तल की धारणा को स्पष्ट किया और न्यायालय ने कहा कि महाद्वीपीय तल कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसी भूमि के क्षेत्र का प्राकृतिक प्रसार है। और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट ने इंटरनेशनल लॉ को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई और कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया वो तर्क के आधार पे, अनुपयुक्तता के आधार पे, प्रोपोर्शनल आधार पर, प्राइमरी चीज़ों को देखते हुए पूरी तरीके से इसको डिसीजन दिया। इम्पॉर्टेंट केस है। देखिए सारे जो केस मैं आप लोग को बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं जुडिशरी से या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केस हैं। हडिया डेला टोरेवाद, हया डेला टोरेवाद, ये भी आपको बता दें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है। इस वाद में इंटरनेशनल कोर्ट ने शरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधि को स्पष्ट किया। तो शरण को स्पष्ट किया था कि न्यायालय ने निर्णय दिया कि अगर कोई देश ने दूसरे देश में स्थित अपने दूतावास में किसी को अनियमित रूप से शरण दी है तो भी शरण देने वाले देश का उत्तरदायित्व नहीं है। भाई कोई एक देश है, उसने अपने दूतावास में दूसरे देश के लोगों को शरण दे दी तो भी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की गई। कहा गया कि वो शरण में आए व्यक्ति को संबंधित देश को वापस कर दे। इस तरह का कोई भी कहीं नहीं लिखा है कि जो किसी की शरण में आए वो दूसरे को वापस करे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं बनती है। तो आप देख सकते हैं हेया डेला टोरे केस, इम्पॉर्टेंट केस है ये भी। नेक्स्ट केस जो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ न्यूक्लियर टेस्ट केस है, आणविक परीक्षणवाद है। और इस वाद में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड ने इंटरनेशनल कोर्ट से प्रेयर की थी कि वो फ्रांस को आदेश दे कि वो न्यूक्लियर टेस्ट को रोके, क्योंकि इससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। देखिए कोर्ट में जब इस तरह का रिक्वेस्ट आई तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि फ्रांस को न्यूक्लियर टेस्ट को रोकना चाहिए।
अब न्यायालय ने फ्रांस के इस तर्क को अस्वीकार किया कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो सेफ्टी है, और न्यायालय को उस पर जुरिडिक्शन नहीं। कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे काम करे जो दूसरे स्टेट्स पर बुरा प्रभाव डाले। भाई अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, कोई दूसरे स्टेट पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो दूसरी कंट्री के लोगों पर कोई प्रभाव डाले। फ्रांस के न्यायालय ने बाद में इस निर्णय को मानने से इनकार किया था, लेकिन जहाँ तक विधि स्थिति का प्रश्न है तो इस निर्णय से स्पष्ट हो गया कि आणविक परीक्षा का, न्यूक्लियर टेस्ट का प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है। तो ये इंटरनेशनल लॉ के एडवर्स में है कि हम किसी को अफेक्ट करें, तो न्यायालय ने रोका कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और फ्रांस को आदेश दिया कि आप इस तरह से इसको रोक दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट केस आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है आप उसका नाम भी देख लेंगे, नोटम बॉम्ब का मामला। नोटम बॉम्ब का मामला, इसमें क्या हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भाई ग्वाटेमाला को फ्रेडरिक नोटम बॉम्ब को लिकेस्टिक राष्ट्रीय के रूप में मान्यता देने के लिए मजबूर करने के लिए निर्णय की मांग की गई। तो देखिए यहाँ पर इस केस में नेशनैलिटी को लेकर डिफ़ाइन किया गया कि हम किस तरीके से नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं, हम इस केस में ही डिसाइड किया गया। जब किसी केस में किसी चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है तो कोई ना कोई कारण ज़रूर रहते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता की परिभाषा दी गई, राष्ट्रीयता को, नेशनैलिटी को एक्सप्लेन किया गया। जब आप इतना भी याद रखेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में इस क्वेश्चन को ब्रेक कर पाएंगे। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपने देखा होगा कि पार्ट 5A में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, उसी को मैंने निकाल कर पार्ट 5B में बनाया है। कुछ आर्टिकल्स में लिखी हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी। तो आप देख रहे हैं स्लाइड्स में, हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड्स हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 18 अप्रैल 1946 को पेश हुआ, ये हेग में स्थित है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे कि हेग में है और 1946 को ये हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जितने भी कानून हैं वो आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 में दिए गए हैं। स्रोत के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी, 15 न्यायाधीश हैं। और जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल 9 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें अलग अलग चुनती है, और न्यायाधीशों का री इलेक्शन भी पॉसिबल है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून के अनुच्छेद 8 के अनुसार महासभा सुरक्षा परिषद एक दूसरे स्वतंत्र रूप से न्यायाधीशों का चुनाव करती है। दोनों अलग अलग होकर, फ्री होकर क्या करते हैं, जजेस को इलेक्ट करते हैं। तो कुल कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य होते हैं, और कोई भी 2 सदस्य एक ही स्टेट के नहीं होंगे, एक ही नेशन के नहीं हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि एक ही नेशन के 2 लोग नहीं होंगे। तो देख रहे हैं आप स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए जा रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो स्टैट्यूट्स हैं, संविधि है, आर्टिकल 31 सब क्लॉज 6 में भी कहा गया है कि अगर कोई एडहॉक जज चुना जाएगा तो उसे सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह को एडहॉक में इंडिया की तरफ से पहली बार अपॉइंट किया गया था, जब मैंने कल आपको डिस्कस किया था। तो किन किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है ये आर्टिकल्स में दी हुई है। आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 17 सब क्लॉज 2 में, 20 में, 24 में, इन सब को शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। और आपको ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जितने भी जजेस होंगे वो हर तीसरे साल रिटायर होंगे, 1/3 मेंबर हर साल रिटायर होते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम के लिए कितने न्यायाधीशों का होना ज़रूरी है, 9 न्यायाधीशों का होना ज़रूरी है, आर्टिकल 25 सब क्लॉज 3। अब इंटरनेशनल लॉ के जितने भी स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, वो किस आर्टिकल में मिलते हैं आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि जितने भी सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, आर्टिकल 38 में। इसमें क्या कौन कौन होगा, तो एक चेयरपर्सन है, वाइस प्रेसिडेंट है और 13 अदर मेंबर होते हैं। आर्टिकल 21 में 15 लोग होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 13 अन्य सदस्य होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ये भी आप देख रहे हैं कि और भी पैराग्राफ दिए गए हैं, सब इम्पॉर्टेंट्स हैं जो जुडिशरी के एग्ज़ाम से लेके अदर एग्ज़ाम में आए हैं, उन सब का ये कह सकते हैं आप अनसॉल्व को सॉल्व करके मैंने ये पूरा बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्टैट्यूट्स हैं, आर्टिकल 36 पैरा 2 में वैकल्पिक खंड का संबंध है अनिवार्य क्षेत्राधिकार से। तो आप देख लेंगे कि कौन कौन किस किस पैरा संबंधित है। आर्टिकल 36 पैरा 2 किससे संबंधित है, ऑप्शनल। इंटरनेशनल कोर्ट की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी उनका नाम था रोजलिन हिंगस। उनका नाम क्या था, रोजलिन हिंगस। और भारत के कौन थे फर्स्ट, डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1985 में। और उसके बाद RS पाठक
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले दूसरे भारतीय थे। हेग अभिसमय जो 1899 में हुआ, उसमें परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट की स्थापना की गई थी और पूरी उसकी जो पूरी कार्रवाई थी 1907 के हेग कन्वेंशन में पूरी हुई। तो कब शुरू हुआ? 1899 में, और कार्रवाई कब समाप्त हुई? 1907 में। ये आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इंस्टीट्यूट्स के आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी मेंबर को तभी हटाया जा सकता है जब न्यायालय क्या करे, सब कोर्ट के सभी मेंबर अपनी कंसेंट दे दें और शर्तें वो पूरी करें। अगर किसी सदस्य को हम हटा रहे हैं तो उसकी सूचना रजिस्ट्रार किसको देगा? महासचिव को देगा, और ऐसी सूचना के बाद ही क्या होगा? स्थान रिक्त हो जाएगा। तो नोटिस देना ज़रूरी है, बिना नोटिस दिए हम किसी को भी नहीं हटा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून के अनुच्छेद 22 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थापित होगा। ये भी आप याद रखेंगे। हेग ने उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में 11 मार्च 2003 से विधिवत कार्य करना शुरू कर दिया। तो आप ध्यान रखेंगे कि हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो चल ही रहा था, और एक और कौन सा कोर्ट स्थापित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। कब स्थापित हुआ? 11 मार्च 2003 से शुरू हुआ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए, कभी भी जो यूनाइटेड नेशन के एस्टेब्लिशमेंट के बाद आप देखेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही। ये शुरुआत से ही 15 रखे गए हैं, जजेस की संख्या 15 रखी गई और ये 9 साल के लिए अपॉइंट किए गए। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट की कोई भी जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है, वो केवल एडवाइस देता है। नेशन उसको माने या ना माने, एजेंसीज उसको माने या ना माने, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इंस्टीट्यूट्स के आर्टिकल 31 के अनुसार जब भी कोई वाद की सुनवाई होती है तो सेम, अगर कोई वहाँ पर उस नेशनलिटी का जजेस मौजूद नहीं है तो अडहॉक जजेस अपॉइंट कर दिया जाएगा। और अडहॉक जजेस जो होगा, जो तदर्थ न्यायाधीश होगा, वो दोनों प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, चाहे वो कोई डिस्प्यूटेड मैटर हो, चाहे वो एडवाइजरी हो, किसी भी तरह की कार्रवाई में वो क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप दोबारा याद कर लेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया चार्टर के आर्टिकल 93 सब क्लॉज 2 में कि अगर कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल उसका रिकमेंडेशन करता है, तो जनरल असेंबली क्या करता है? इंटरनेशनल कोर्ट का इंस्टीट्यूट्स का पक्षकार बना सकता है। मेंबर नहीं है लेकिन रिक्वेस्ट की गई है तो आपको हम पार्टी बना ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष एक मामले में केवल सदस्य राज्य ही पक्षकार हो सकते हैं। इसका मतलब कोई पर्सन नहीं हो सकता। पार्टी किसका होना चाहिए? स्टेट को या नेशन को। अब जो भी प्रश्न होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा। तो आर्टिकल 36 है, पैरा 6 है। आर्टिकल 34 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पक्षकार राज्य होंगे, और अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो अपने राज्य के माध्यम से, वो सीधे नहीं इंटरनेशनल कोर्ट आ सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कभी भी केस नहीं ला सकता। अपने स्टेट के माध्यम से, अपने नेशन के माध्यम से वहाँ केस वो दाखिल कर सकता है जस्टिस को पाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, आप उनको ध्यान रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी विवाद को निपटाने के लिए, मैंने कहा था, इक्विटी, जस्टिस और एक्स इको एड बोनो का प्रयोग पक्षकारों की सहमति से कर सकता है। आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 एक्स इको एड बोनो को मैंने पूरा डिफाइन कर दिया था। पार्ट आप देखेंगे 5A में, आप वहाँ देख लेंगे कि आज तक एक्स इको एड बोनो का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है वो भी क्या कर सकता है कि पार्टी बन सकता है जब रिकमेंडेशन हो जाए। अगर इंटरनेशनल कोर्ट में कोई भी जजेस हैं तो देखेंगे कि वो भाई सुनवाई कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वो सुनवाई जब करते हैं तो दोनों पक्षों को सुनते हैं, जैसे कि नॉर्मल सुनवाई होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरी तरीके से, सारे तरीके से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो आज जो मैंने आपको बताया कि विवाद के संबंध में अगर कोई संविधि नहीं भी है तो जुडिक्शन के लिए अगर आया है तो क्या होगा? तो कोर्ट का जुडिक्शन होगा कि वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करे, जैसे कि कर्फ्यू चैनल के केस में किया गया था। कर्फ्यू चैनल का केस किससे संबंधित है? बता चुके हैं ऑलरेडी, रक्षा से और इंटरफेरेंस संबंधित है। एक केस और है, बार्सिलोना टैक्सन का मामला किससे रिलेटेड है? स्टॉपेल विबंधन के सिद्धांत संबंधित है। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अब अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के संबंध में पहला केस कौन सा है? आप याद रखेंगे, केस का नाम है पैकेट हवाना का वाद है, जो 1900 में निर्णित हुआ, जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि युद्ध के समय मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज़ों को
नाकाबंदी की घोषणा का ज्ञान न होने पर भी पकड़ा नहीं जा सकता। भाई उनको नहीं पता है कि वहाँ पर नाकाबंदी की गई है, ब्लॉकेज की गई है, तो उनको डिक्लेरेशन का ज्ञान नहीं है, तो भी उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट है, पूर्ण निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में सूचित नहीं है। जुडिशियल प्रेसिडेंट को इंटरनेशनल कोर्ट के स्टिट्यूट्स में शामिल नहीं किया गया है। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब होता है न्यायालय के पहले के द्वारा दिया गया निर्णय, फॉर्मल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ये फॉर्मल डिसीजन ऑफ द कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट्स के स्टिट्यूट्स में शामिल नहीं किया गया है। तो मैंने बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई जो आपको याद रखनी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। देखिए, कोई भी ऑर्गन होता है, कुछ ना कुछ उसमें वीकनेस भी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ बहुत सारी सफलताएं भी होती हैं। तो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमेशा लोक व्यवस्था को मजबूती दी है। ये एक स्थायी संस्था है और कह सकते हैं कि जुडिशियल माध्यम है जिससे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाया जा सकता है। क्योंकि न्यायालय क्या है, कोर्ट क्या है, परमानेंट है। और कोर्ट जब परमानेंट है तो वो क्या करता है, जो कोर्ट की जो रोल होता है वो स्टेट्स पर डिपेंड करती है कि स्टेट कौन कौन से डिस्प्यूट कोर्ट को दे रही है, और कोर्ट के निर्णयों का हमेशा उसे पालन करना चाहिए। तो कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करना स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो रिस्पेक्ट सहित कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करे। तो आज आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपने पार्ट 5A नहीं देखा है तो पार्ट 5A ज़रूर देखिएगा, तब आपको पार्ट 5B समझ में आएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और फिर यूनाइटेड नेशन का हम कोई नेक्स्ट पार्ट आपको डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।